क्लास अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो ऑल दी मेटल्स हैव वैरायटी ऑफ यूजेस। कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर बनाने में काम आता है, ठीक है। साथ ही हमने देखा कॉपर, निकल, आयरन, इससे स्टील बनाते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट यूज इस पूरे में जो मैंने लिखवाया है वो आपको याद रखना है, जिंक। जिंक को गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं। ये गैल्वेनाइजेशन क्या हो गया, जैसे मान लो एक आयरन की रॉड है, भाई इस पे जंग लग जाएगा, आप इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है आपको, तो आपने काम करना, एक बाउल में जिंक को पिघला लेना और ये रॉड उसमें डालना, बाहर निकालना, तो इस रॉड पे जिंक की एक प्लेटिंग हो जाएगी, जिंक की एक लेयर आ जाएगी, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट मैंने यूज आपको लिखवाया है यहाँ पे, आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ये थोड़ा समझो, ये आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है। क्लास ध्यान से देखना बोर्ड पे, ये रिएक्शन आपको याद नहीं करनी है पर आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रही हूं। ये हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स नाम के साइंटिस्ट ने अमोनिया बनाने की प्रोसेस दिया था, तो उसने अपना नाम रख दिया इसको, हेबर्स प्रोसेस। ये अमोनिया बनने की रिएक्शन है और आपको सिर्फ इतना बता रही हूं, आप हायर क्लासेस में साइंस लेंगे तो आप कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानो, दुनिया में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर आप उन्हें फास्ट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एक चीज जिसका नाम है कैटलिस्ट, जो एरो के ऊपर लिखा जाता है। एरो के ऊपर लिखा मैंने आयरन को, तो आयरन क्या है, एक ऐसा समझो आप लोग जैसे आपकी बॉडी में थे ना एंजाइम्स, आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा, आपके माउथ में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, आपके स्टमक के अंदर पेप्सिन पढ़ा, पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन अमाइलेज पढ़ा ना, वो एंजाइम्स भी कैटलिस्ट ही हैं। पर एंजाइम्स वो है जो नेचर ने बनाए, गॉड ने बनाए हैं, और कैटलिस्ट वो है जो हमने नेचर की कॉपी करके खुद बनाया। तो कैटलिस्ट आर मैन मेड, हमने रिएक्शन को पास करा, हमने कहा अच्छा भाई भगवान ने ये बनाया एंजाइम, हम बनाते हैं अब कुछ, तो हमने उसको देख के कैटलिस्ट बना लिया। तो कैटलिस्ट बस हमारी बॉडी की तरह एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, रिएक्शन के रेट को फास्ट करते हैं। समझ आया? तो एक कैटलिस्ट आपको याद रखना है, कौन? आयरन। किस प्रोसेस में यूज करते हैं? हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस किसका प्रोसेस है? अमोनिया बनने का प्रोसेस है। ओके, इसके बाद मैंने आपको लिखवाया क्रोमियम एंड निकल यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील। क्लास आपके मोबाइल के आसपास जो स्टील की लाइनिंग होती है ना, ग्रे लाइनिंग होती है मोबाइल के आसपास, अगर आप पुराने एप्पल के फोन देखे और 5 सीरीज देखे, 6 सीरीज 5 सीरीज देखे, तो वो जो लाइनिंग होती है ना, ये क्रोमियम की होती है। क्रोमियम की लाइनिंग क्यों की जाती है? क्रोमियम एक ऐसा मेटल है जिसपे रस नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, तो क्रोमियम की लाइनिंग करते हैं। क्रोमियम के साथ साथ निकल भी लिखा है हमने, देखो लिखा है ना, क्रोमियम एंड निकल मेटल यूज्ड इन स्टेनलेस स्टील। ऐसे स्टील बनाते हैं जिन पे स्टेन नहीं आता, जिन पे स्क्रैच तो लग जाता है पर वो जल्दी से। आप पुराने बर्तन देखना अपने घर के, पुराने वो पुराना बर्तन का आपको क्या समझ में आ रहा है? वो लस्सी वाला ग्लास अगर कहीं किसी के घर में हो तो पुराना स्टील का है ना, इतना बड़ा उसका मुंह होता है कि पानी पिएंगे ना तो हमारा फेस ही आधा कवर हो जाएगा। देखा है? वो पुराने वाले ग्लास में चमक है, अब वाले अब जो आपके घर में प्रेजेंट स्टील है उसमें शाइन है। कैसी बातें कर रहे हो? उसमें कोई चमक नहीं होती, कोई शाइन नहीं होती, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील नहीं है। अब जो हम यूज कर रहे हैं घरों में स्टेनलेस स्टील है, वो पर है वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा थे हमारे वाले स्टील के कंपेयर में। पर इतना ध्यान रखना, अब जो हम लोग घर में बर्तन यूज कर रहे हैं दे ऑल आर स्टेनलेस स्टील्स। उनमें क्या यूज करते हैं? क्रोमियम और निकल, साथ में आयरन भी होता है और थोड़ा सा कार्बन भी डलता है। हम कब पढ़ेंगे ये सारी चीजें दीदी? हमें तो बताया नहीं आपने पूरा, आगे चैप्टर में आएगा एलॉय, तब पढ़ाऊंगी मैं तुम लोग को। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, मरकरी थर्मोमीटर में यूज होती है। और बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी बनाई जाती है? जिरकोनियम।
याद रहेगा। और स्कैंडियम, स्कैंडियम नाम का एलिमेंट किस में यूज होता है? स्पेस प्रोग्राम में। कहां पे? जैसे रॉकेट बनाया ना अभी, उसमें जिरकोनियम यूज होता है, स्कैंडियम यूज होता है, टाइटेनियम यूज होता है। लास्ट है लेड। बेटा कार की बैटरी सबने देखी होगी, देखिए कार बैटरी देखिए कुछ इस तरीके से, उसमें टर्मिनल्स लगे होते हैं। अगर आप ओपन करके देखो ना, कुछ इस तरीके से टर्मिनल्स लगे होते हैं अंदर से। ये मैंने सही में ना, तो ये जो बैटरी है ना, इसमें लेड का यूज होता है। लेड का यूज वो जो अंदर कार बैटरी को देखो तो अलग अलग से ढक्कन 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 जैसे लगे होते हैं, है ना? कभी देखिए वो अलग जो ढक्कन ढक्कन लगे होते हैं, वो अंदर रॉड्स है, और वो रॉड होती है लेड की। तो कार बैटरीज में बहुत सारी रॉड्स है, बहुत सारी प्लेट्स हैं अंदर, वो किसकी बनी होती है? लेड की बनी होती है। ठीक है, अब यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स लिखो। क्लास नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूज हैं, पर कुछ सिलेक्टेड नॉन मेटल्स को ही पढ़ना है। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपके घरों में जो आप लोग बोलते हैं ना देसी घी, वो है जो घी मिल्क से बनता है। आप लिख लेना, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो, आई विल गिव यू टाइम। जो घी मिल्क से बनता है दैट इज देसी घी। पर जो घी ऑयल से बनता है, ऑयल से घी बनता है, दैट्स नॉट देसी घी, दैट इज वेजिटेबल घी, वनस्पति घी। सुना है आपने वनस्पति? दैट्स वनस्पति घी, which is very harmful for health because that ghee is formed by oil, which is not pure ghee. Pure ghee is always formed by milk. It always come to your house by milk. और इस घी को बनाने में मदद करती है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जिसका यूज हमने पढ़ा कि हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने अगला किस मेटल, नॉन मेटल के बारे में लिखा है? यस बस ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन यूज होती है रॉकेट फ्यूल्स में। बेटा आपके स्पेस में जब आप रॉकेट लॉन्च करते हो ना, तो आपको ऐसा फ्यूल चाहिए कि जो रॉकेट की स्पीड से भगाए। अब आपकी कार की स्पीड से रॉकेट चलेगा तो साइंटिस्ट के अगले जन्म हो जाएगा, और फिर पता नहीं उसको अगले जन्म में याद रहे ना रहे, रॉकेट पहुंचा भी नहीं पहुंचा। तो इतनी स्पीड देने के लिए एक ऐसा फ्यूल चाहिए जो बर्न होने पे, बर्न ही होता है गाड़ी और सबके अंदर जो पेट्रोल और डीजल होता है वो जलता ही है ना, बर्न ही होता है। तो वो फ्यूल बर्न हो थोड़ा सा पर एनर्जी बहुत सारी दे, वो ये है लिक्विड हाइड्रोजन। गाड़ी में डालोगे ना आपकी गाड़ी रॉकेट बन जाएगी, पर ये सेफ नहीं है यूज करना, क्योंकि हल्का सा भी एयर इसको मिल गया तो आप रॉकेट बन जाएंगे। फिर आप बस यादों में याद रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है। इट इज वेरी एक्सप्लोसिव। रॉकेट के अंदर तो प्रॉपर एक मशीनरी सेट की जाती है, 10 बार चेकिंग की जाती है फ्यूल टैंक की, तब जाके एक रॉकेट को, देखा कितनी बार रॉकेट उड़ते उड़ते क्रैश कर जाता है मिड में, थोड़ी सी भी टेक्निकल इशू हुआ ये एक्सप्लोड कर जाएगा। इट्स वेरी डेंजरस। और दूसरा ना, ये एक इतना कमाल का फ्यूल है कि ये बर्न होने से, आपका पेट्रोल बर्न होता है पीछे से धुआं छोड़ता है, उस धुआं में सांस ले लो, अगले दिन पहचानने लायक भी रहोगे। ये अगर बर्न होता है तो इससे धुआं नहीं निकलता, पानी निकलता है, वाटर। और जो साइंटिस्ट पीते हैं, रियली बर्न, पता है क्या रिएक्शन है? H2 प्लस हाफ O2, ये रिएक्शन है बेटा। H2 आपका लिक्विड हाइड्रोजन है। कोई भी चीज बर्न होती है तो नेचर में क्या चाहिए उसको, और बर्न होने के बाद पानी और लॉट ऑफ एनर्जी। तो लॉट ऑफ एनर्जी से रॉकेट जाता है ऊपर, और पानी को साइंटिस्ट पीते हैं। मजा आया? पर ये अगर आपको जानना है कि फ्यूल कैसे बनता है, कैसे काम करता है, तो इसके लिए आपको लेनी होगी साइंस, और संपर्क करना होगा केमिस्ट्री में मुझे, क्लास 12 या फिर किसी भी और टीचर को। इट डजंट मीन मुझे ही करोगे, तो साइंस लेनी होगी। आप हायर क्लासेस में साइंस लेंगे तो आप लोग पढ़ पाएंगे हाँ ये फ्यूल कैसे है।
और अपोलो स्पेस प्रोग्राम में सबसे पहले ही फ्यूल हुआ था, जिसके हमारा सबसे पहला रॉकेट जो लॉन्च हुआ था वो इसी के बेसिस पर हुआ था। चलो अभी फिलहाल ज़्यादा डीप में नहीं जाते, आगे आते। आगे है कार्बन। क्लास आपके घर में ड्राई सेल्स सभी के घरों में होंगे, जो आपके घर में रिमोट में लगे, टीवी रिमोट्स में, टॉय कार, इन सब में ड्राई सेल्स होते हैं। उन ड्राई सेल्स के अंदर होता है कार्बन, और वो कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में अंदर प्रेजेंट है। कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स है दुनिया में, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरेंस है और डायमंड है, ये एलोट्रॉप्स है, कार्बन की फॉर्म्स है। ये कब पढ़ेंगे हम? कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे। पर इनमें से कौन सी फॉर्म कार्बन की ड्राई सेल में रहती है? ग्रेफाइट। याद रखना, कार्बन ड्राई सेल में यूज होता है, ग्रेफाइट में। इसके बाद नाइट्रोजन, वैसे मैंने कुछ और हो सकता है लिखवाया हो, नाइट्रोजन यूज होता है पैकेट फूड में, जो आप खाते हो ना, लेज, कुरकुरे, हाँ, पॉपकॉर्न्स, वुफीज, टकाटक, बिंगो, बैड एंगल, टेढ़े मेढ़े, तो लॉट ऑफ फूड दैट यू आर गोइंग टू ईट। और आपको मैंने बताई है ये बात बहुत बार यार, कि उसके अंदर जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन। लोग को लगता है, लोग ऐसे बोलते हैं कंपनी देखो कितनी चालू है, गैस भर के देती है पैकेट में, इतना सा मिलता है और इतना सारा गैस भर देती है। और प्लीज क्लास, अगर उसने कंपनी ने गैस नहीं भरी ना, तो वो खा के तुम्हारे अंदर गैस बन जानी है, क्योंकि वो जहर बन जाएगा फूड। जो आप अपने घर में देखो, आपके घर में रोटी बनने के बाद उसको 2 महीने बाद खाया जाता है, पर ये लेस के पीछे एक्सपायरी डेट देखिए कभी, 2-3 महीने 4 महीने की भी होती है, और अगर एक्सपायर हो जाए तो फिर से डेट चेंज होकर दोबारा बिक जाता है। यही होता है, पूरे पैकेट पे एक ही चीज है जो बदल सकती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट बार बार बदली जाती है, और एक्सपायर हो जाए तो बात नहीं बताऊंगी और क्या होता है इसका। तो क्लास, ये पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए डाली जाती है क्योंकि हमारा खाना हमारे कमरे में, हमारे रूम में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है। किस गैस से रिएक्ट नहीं करता हमारा खाना? नाइट्रोजन से। तो उस पैकेट में भर देते हैं नाइट्रोजन गैस, और हमारा खाना रिएक्ट नहीं करेगा किसी चीज से। रिएक्ट नहीं करेगा तो खाना सड़ेगा नहीं, स्टेल नहीं होगा, बासी नहीं होगा, और हम उस खाने को खा सकते हैं। समझ आई बात? तो आज के बाद वो लेज में वो, और हाँ, पिचकी हुई जो पैकेट्स होते हैं उनको नहीं लेना चाहिए कभी भी। नेवर एवर बाय दोस पैकेट्स जिनकी हवा निकली हुई होती है, बिकॉज़ उसमें फूड स्टफ के अंदर कौन सी गैस घुस चुकी होगी, और हो सकता है फूड आपका खराब भी हो गया हो। अगला है नाइट्रोजन यूज्ड इन एक्सप्लोसिव। TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, एक एक्सप्लोसिव है बेटा। इस एक्सप्लोसिव को बनाने में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट वी हैव सल्फर। सल्फर को बेटा गन पाउडर, जो कि आपके पटाखों में यूज होता है। साथ ही एक वर्ड मैंने लिखवाया था, वल्केनाइजेशन, ये पढ़ते हैं। जो भी आप इमेजिन कर सकते हो यार, रबर के टायर बनते कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप बैठ जाओ टायर पे, कुछ नहीं होगा। आप एक के ऊपर टायर रख के बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा टायर को। आप हार्दिक सोच रहे मैं टायर ऐसे दबा दूंगा ट्रक का, नो, इट कैन नॉट बी डन, नहीं हो सकता। अंतिमा कह रही मैं सबसे पतली वाली साइकिल का दबा दूंगी टायर से, नहीं होगा ऐसे। उससे टायर तो ऐसे हो जाएगा। अंतिमा की बात करिए मेरा, चुप रहो तुम। टायर तो ऐसे दब जाएगा, पर वो टायर वापस उसी शेप में आ जाएगा, कोलैप्स नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है, सिजर से काट दो तुम, तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं होगा। पर बेटा पेड़ों से जो रबर मिलती है ना हमें, वो इतनी सॉफ्ट होती है कि ना तो टायर बना सकते, ना आप उसका इरेजर बना सकते। वो इतनी सॉफ्ट होती है, उसका कुछ नहीं बन सकता। तो क्या करते हैं, तो उस रबर की रिएक्शन करते हैं सल्फर से। और सल्फर क्या करती है, रबर के एटम्स को आपस में बॉन्डेड कर देती है। तो जब रबर के एटम्स आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं, तो रबर्स की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी खत्म होती है और रबर्स में स्ट्रेंथ आती है। तो सल्फर को यूज करते हैं रबर के स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रोसेस को, उसे कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। समझ में आया? पॉज करेंगे। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं जो हम अपने क्रॉप फील्ड्स में यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स, मैन्योर पता होगा सबको, खाद, उसमें सल्फर यूज होता है। एक और पॉइंट, a very nice question asked by Vandana said that hydrogen is react only with oxygen, there is no more other gas by which hydrogen can able to react.
And why it is going to react only with oxygen? Because oxygen is a very strong reactive gas with hydrogen. और नेचर में अगर किसी गैस में, समझ रहे हो, उसकी पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, हिंदी में बोले तो अगर किसी गैस की औकात है कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करे, ऑक्सीजन है। और कोई भी चीज अगर रिएक्टिव है तो नेचर में सबसे पहले एटमॉस्फेयर की हमारी सबसे रिएक्टिव गैस ऑक्सीजन ही है। और एक्चुअली में रिएक्शन भी नहीं कर रहा है, ये ना एक्सप्लोसिव है, ये फटाफट बर्न होता है, ये बर्न होता है और बर्निंग के लिए सपोर्ट भी मिल रही है ऑक्सीजन गैस। अब देखो हमारे घर में हर चीज है जो बर्न हो सकती है, हम खुद भी बर्न हो सकते हैं, पेपर बर्न हो सकता है, प्लास्टिक बर्न हो सकता है, पर ये अपने आप नहीं होते, इनको हमें देनी पड़ेगी फायर। पर कुछ चीजें जो रखी अपने आप ही बर्न हो जाए, उनमें से एक है आपके सीएनजी सिलेंडर में भरी हुई गैस। सीएनजी कहीं से भी लीक होगी, आग पकड़ लेगी, पता है आपको, थोड़ा सा फायर मिले उसको आग पकड़ लेगी। पर ये तो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन, कि अगर ये लीक हुई इसको तो फायर की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ये आग पकड़ लेगी। ठीक है, हेडिंग डालो, व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट, जल्दी हेडिंग डालो, व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट, क्विक। क्लास ध्यान से सुनेंगे। Why do metals react हम लोग पढ़ने वाले हैं, यही है ना हेडिंग। Why do metals and non-metals react, ये भी लिख लो। Why do metals and non-metals react? तो जानिए इसके बारे में कि metals and non-metals react क्यों करते हैं। So we have to know that metals and non-metals reaction क्यों करते हैं। क्लास, दुनिया में हर चीज अगर रिएक्शन कर रही है ना तो वो स्टेबल होने के लिए कर रही है। आप भी रिएक्शन कर रहे हो उस समय, आपका पढ़ना इज अ फॉर्म ऑफ रिएक्शन, और आप पढ़ क्यों रहे हो? टू गेट स्टेबल इन योर लाइफ, टू गेट अ बेटर लाइफ, टू अचीव सम designation or post or whatever the goal you have in your life, you are studying for that. Now if somebody achieve the goal, one who want to be that or someone, so if somebody achieve goal, now he will be study, now he will study, तब वो पढ़ेगा अपने गोल को अचीव करने के बाद। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज मिल गई है और वो स्टेबल हो चुका है। हाँ, वो हो सकता है और थोड़ी मेहनत करे, क्योंकि इंसान है ना, इंसान की भूख तो खत्म नहीं होती कभी। अगर हमारी 1 लाख सैलरी होगी तो हमें 2 लाख चाहिए, हमारी 2 लाख सैलरी होगी तो हमें 5 लाख चाहिए, 5 लाख होगी तो 10 लाख चाहिए। तो महीने का अभी फिलहाल हजारों में बात नहीं होती, अभी लाखों में ही बातें होती है ना, तो अभी लोगों को उसमें भी सब्र नहीं है। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ ऐसी चीज की जो जिंदगी में तुम्हें मिल गई तो तुम उसके लिए दोबारा अब एफर्ट्स नहीं करोगे। इसके लिए एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास का रिजल्ट, आपने 10th क्लास पढ़ा, आप 10th क्लास के टॉपर बन गए, अब आप 11th में आ गए, क्या दोबारा 10th पढ़ेंगे? नहीं, मैं नहीं पढ़ना दोबारा क्यों पढ़ेंगे 10th? अब तो 11th पढ़ेंगे, 10th का गोल अचीव हो गया। ऐसे ही मेटल्स काम करते हैं। इनमें से वो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो स्टेबल नहीं है। अब दीदी स्टेबल का वजह तो बताओ, अभी क्या ऐसी दिक्कत, इनको परेशानी है, इनको क्या पढ़ना पड़ रहा है, इनको कैसे पैसे चाहिए, ये क्यों अनस्टेबल है? सुनो अब ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन, आप सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। सब बच्चे सच हाथ खड़ा करेंगे, कितने बच्चों को एटॉमिक नंबर्स पता है? स्ट्रेट। कुछ को ये पता है कि हाँ ये होता है एटॉमिक नंबर, पर अभी याद नहीं है। कुछ ऐसे जो एटॉमिक नंबर पहली बार सुन रहे, आजू बाजू ना देखे, हाथ खड़ा कर ले, कोई परेशानी नहीं है, पॉज कर दो। मैं सब बच्चों ने एटॉमिक नंबर सुना है। परमिंदर बताएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। परमिंदर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अंतमा दीदी, जैसे कार्बन में 6 वैलेंसी होती है, जो के में 2 सेल्स बनते हैं और इसके बाद 4 आते हैं, तो इसमें 2 कम पड़ता है। और कोई एटॉमिक नंबर की करेक्ट डेफिनेशन बताना चाहे? युवराज?
जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, Atoms contain the number of electrons. Absolutely right. They are said to be atomic number. The number of electrons in the atom और the number of protons in the atom. एक atom के अंदर कितने electrons हैं, एक atom के अंदर कितने protons हैं, वो होता है atomic number. कार्बन का atomic number 6 है. Very good बेटा. कार्बन का atomic number 6 है. That means कार्बन के पास 6 electrons है. वैलेंसी की कोई बात नहीं है अंतिम यहाँ पे, but फिर भी तुम काफी नियर थी उसके आंसर के. Very good to you also. Very bad to you पंडित. तो कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. ये तो सबको पता होगा कि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 ही रहते हैं, 2 से ज्यादा भर ही नहीं सकते. ठीक, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4. तो वो आगे जाएंगे अगले शेल में. अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना. आप मान लो कोई एटम हो और इलेक्ट्रॉन पैसा है. आपको अपने पहले शेल में 2 रुपए चाहिए, 2 लाख चाहिए. समझ में मजा तभी आएगा ना, ऐसी बातें करेंगे. 2 रुपए में तो तरीके याद रखना. तो आपको अपने पहले शेल में 2 लाख रुपए चाहिए, बाकी के सभी शेल में 8 लाख चाहिए. उससे कम में बात नहीं बनेगी. समझ में आई मेरी बात? अब इधर आ जाओ. यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2 चाहिए, बाकी के सभी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. उससे कम जैसे ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन, ये मेटल हो या नॉन मेटल हो, ये बेचैन रहेगा. इसका अपनी जिंदगी में एक ही मकसद होगा, मैं कुछ भी करूं, मेरे को मेरे शेल भरने. और ये नहीं 8 से ज्यादा भर लेने, नहीं. पहले शेल में 2 चाहिए, बाकी जितने भी शेल मेरे पास है सब में 8 इलेक्ट्रॉन हो. मेरी बात समझ में आ रही? तो ये है फिलहाल अनस्टेबल एटम. अनस्टेबल एटम क्यों? क्योंकि लास्ट जो इसका शेल है, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल बेटा. आखिरी शेल. ये कौन सा वैलेंस शेल? पहले शेल का नाम K होता है, फिर L होता है, फिर M होता है, फिर N होता है. इतना ही जानो. जो लास्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने कितने चाहिए थे? है कितने? 4 की कमी है, अनस्टेबल कहलाएगा. समझ में आया? जल्दी से देखो इधर. नियॉन एटॉमिक नंबर होता है इसका, कोई बताएगा? 7. क्लास कल आपको 40 एटॉमिक नंबर्स तक एटम्स परसों की क्लास में लर्न करके आने. नहीं मिलते तो मुझे ग्रुप में बता देना, मैं पिक्चर भेज दूंगी, आप लोग उसमें लर्न करके आएंगे. अप टू 40 एटॉमिक नंबर्स. देखो आप लोगों के पास ना चांस नहीं है. 20 एटॉमिक नंबर्स तक 9th में लर्न करते हैं बच्चे, और 20 के बाद 10th में. तो आपकी 9th तो हो गई गोल, है ना? ये नियॉन के एटॉमिक नंबर याद नहीं है आपको. जहाँ पढ़ते थे मैम ने याद नहीं करा. इन बच्चों से ये पूछोगे, मैं जहाँ पढ़ते थे मैम ने याद नहीं करा. पॉज करेंगे. कौन बोलो नो? एटॉमिक नंबर 10 है. तो नियॉन के फर्स्ट शेल में एलिमेंट्स कितने होंगे ऋषि? लकी 2. फिर बाद में कितने बचे? बहुत सारे लकी है बेटा, मैं मानती हूँ, पर फिलहाल जिसका नाम था उससे पूछा था. ये मैं स्टार बना रही हूँ तो तुम्हें दूर से दिख जाए. पेपर में तुम्हें सितारे चंद्रमा चिपका के नहीं आने, तुम्हें डॉट्स बनाने हैं, ऐसे सर्कल्स बनाने. पर चले आप भी स्टार चिपका के आ जाओ, और एक आधा बच्चा सूरज भी बना रहे. देखो जरा. तो अभी लास्ट शेल में 8 है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2. क्या है? स्टेबल है. ये कहीं नहीं भागेगा, किसी के पास नहीं जाएगा, कहेगा मेरे को रिएक्शन. तो सिर्फ और सिर्फ जिन एटम्स के शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सिर्फ वो रिएक्ट करते हैं. पता चल गया व्हाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. चलिए बट